बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मेरा ख्याल है कि आप किसी ऐसे पब्लिक मंच पर एक इंटरव्यू कर रहे हैं, न्यूज़ इंटरव्यू। हाँ, ये पहला ये इस तरह का प्रोग्राम इंटरव्यू अभी तक इन 2 महीनों में मौका नहीं मिला। शायद आप ही लोगों का इंतज़ार था। मुझे लगता है 1975 में एक हिस्टोरिक मैंडेट था और उसके बाद 2024 में ये हिस्टोरिक मैंडेट जम्मू कश्मीर की जनता ने दिया। नहीं, हाँ, 75, 77, 82 में कंपेयर्ड टू नहीं, 82 में जब मेरे वालिद साहब ने इलेक्शन लड़ा उस वक्त, 96 उस वक्त के मैं हालात नंबर्स जो की थे। बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि हर एक क्षेत्र में, हर एक रीजन से अगर आप सीटों के लिहाज से देखें तो 96 में नेशनल कॉन्फ्रेंस को इससे ज़्यादा सीटें मिली। उस वक्त लद्दाख हमारा हिस्सा था, 4 में से हम 3 जीते। जम्मू के जो प्लेन्स के इलाके हैं वहाँ पे भी 4-5 सीटें मिली। इस बार तो सिर्फ 1 मिला। नहीं, इस बार पार्टनर थे आपके पार्टनर थे। और फारूक साहब ने कहा कि अगर हमने भी 2-4 सीटों पे कोशिश की, जिनमें से एक पे हमने कामयाबी हासिल की, बाकी में बेचारे रह गए। फारूक साहब ने कहा कि अगर कांग्रेस ने मन लगाकर लड़ा होता तो शायद रिजल्ट्स वहां पर अलग होते। बीजेपी इतने नहीं जीत पाती। सॉरी, क्या कहा था फारूक साहब ने? क्या घर? उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दिल लगाकर इलेक्शन नहीं लड़ा। मतलब इट ट्रांसलेट्स टू दिस। चलिए, वो मेरे बॉस हैं, मेरे सदर हैं। अगर उन्होंने ये कहा तो मैं उनको कॉन्ट्रडिक्ट तो कर नहीं सकता। ये बताइए कि आप उम्रा के लिए गए थे, अभी कोई मन्नत पूरी हुई थी या कोई मन्नत मांगने? नहीं, मैं शुक्रिया करने गया था। शुक्रिया करने गया था क्योंकि इस साल शुरुआत में जनवरी में मैं गया था। उस वक्त मांगी थी कुछ चीज़ें, कुछ मिली, कुछ अभी बाकी हैं, लेकिन जो मिले उनका शुक्रिया करना ज़रूरी था। और आगे कामयाबी रहे, लोगों की हम खिदमत कर पाएँ। और जो मैंडेट हमें मिला है, हिस्टोरिक या नहीं वो दूसरी बात है, लेकिन जो मैंडेट हमें मिला है कम से कम उस पर तो हम बराबर उतर आएँ। जब सेशन की शुरुआत हुई उस समय एक फर्स्ट ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जो रहा, जिसमें बहुत सारा कंट्रोवर्सी भी हुआ, लेकिन एक 370 का जिक्र वैसे नहीं हुआ, क्योंकि हम किसी एक लफ्ज़ का इस्तेमाल या ना इस्तेमाल करने से अपने आप को बांधना नहीं चाहते थे। हम जम्मू कश्मीर का खसूसी दर्जा जो है वो वापस लाना चाहते हैं और हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ जो हैं वो दोबारा से बहाल होने चाहिए। और जो जम्मू कश्मीर ने इससे पहले साल 2000 में भी रेजोल्यूशन लाया था, हम नहीं चाहते थे कि उस रेजोल्यूशन को हम किसी तरह कमज़ोर करें या नज़रअंदाज करें। तो उस रेजोल्यूशन को जहन में रखते हुए इस रेजोल्यूशन के अल्फाज जो हैं उसके बारे में सोच समझ के काम किया गया। जो लोग अब इसके बारे में शिकायत करते हैं, पहले तो अगर आपको याद होगा, पहले दिन उन्होंने एक रेजोल्यूशन लाया था, एक कागज़ का एक पन्ना लाया था, मैं उसको रेजोल्यूशन तो नहीं कहूँगा, उसमें भी कहीं पे 370 का जिक्र नहीं था। यहाँ तक कि मैं मान के चलता हूँ कि जो रेजोल्यूशन हाउस के ज़रिए पास हुआ वो उस कागज़ के पन्ने से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर था। और जो लोग आज मतलब कह रहे हैं कि इसमें कुछ था नहीं, वही लोग हैं जो असेंबली के सेशन के बाद मेरे दफ्तर में मुझे मुबारक करने आए थे, लेकिन उसके बाद फिर सियासत बीच में आ गई और उनकी सोच बदल गई। मतलब ये नाउमीदी थी जिस वजह से कि मतलब इसका कुछ हो ही नहीं सकता, या फिर ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है आपका? मैं तो नहीं मानता हूँ कि कुछ हो नहीं सकता। आगे जाके क्या हो सकता है, होना भी चाहिए। जिस तरीके से आपकी तरफ से जब इलेक्शंस हो रहे थे तो कई सारे वादे किए गए थे और वो सब जानते हैं कि 370 से लेके पाकिस्तान से बातचीत तक की बात। आपको लगता है कि सेंटर के प्रेजेंट रुख को देखते हुए और जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है उसको देखते हुए पाकिस्तान से बात करने का कोई मतलब है? मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान से बातचीत के लिए एक माहौल बनाना ज़रूरी है। उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ हमारे मुल्क की नहीं है, उसमें ज़्यादा ज़िम्मेदारी जो है हमारे पड़ोसी मुल्क का बनता है। हमारे जो खदशात हैं, हमारे जो शिकायत हैं, हमारे जो कंसर्न्स हैं,
उनको जहन में रखते हुए पाकिस्तान को कुछ कदम उठाने होंगे, चाहे वो बम्बई के 26/11 के हमले के जो उसमें आरोपी हैं उनके बारे में, या जो जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से हुआ है उसके बारे में। और मैंने हमेशा कहा है कि इस माहौल को बनाने में पाकिस्तान को अपना रोल अदा करना होगा, लेकिन हम इकलौते वो लोग नहीं हैं जो बातचीत की बात करते हैं। बीजेपी के सबसे बड़े लीडर जो अब हमारे साथ हैं नहीं, वाजपेयी साहब, उन्होंने क्या कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। अब हम लाख कोशिश करें, वो मुल्क हमारा पड़ोसी मुल्क है, बदलेगा नहीं। चलिए, आप इस तरफ का जो जम्मू कश्मीर है उसके बारे में बात नहीं करें, हमारा हिस्सा है, था, रहेगा। लेकिन जो उनके पास जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उसको लेके आप क्या करेंगे? जब वापस लाने की बात होती है, वापस लाने के लिए पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन जो है बिना शायद उसके खिलाफ किसी का एक भी वोट पड़े हुए हुकूमत से कहती है कि पाकिस्तान के पास जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उसको वापस लाइए। अगर वापस लाना ही हमारा इरादा है तो कैसे लाएंगे? जंग से तो हम ला नहीं पाए, जंग हमने लड़े हैं, तीन से ज़्यादा जंग लड़ी हैं, वो हिस्सा हम वापस नहीं ला पाए। पर जंग उस मकसद से नहीं लड़ी तो किस मकसद से था? 47-48 को अगर हम छोड़ दें तो बाकी में 65 के टाइम भी पाकिस्तान की तरफ से हमने देखा। नहीं, मकसद क्यों नहीं था? नहीं, आपको लगता है वाकई पॉसिबल है पीओके, चाहे डिप्लोमेटिकली हो, चाहे? मैं ये बात नहीं करता ना, ये सवाल आपको उन लोगों से करना चाहिए था जो ये बात करते आए। आपने वो बात उठाई। मैंने बात इसलिए छेड़ी क्योंकि सवाल आपने किया। हाँ। लेकिन पाकिस्तान के कब्जे में जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उसको वापस लाने पे तो बीजेपी ने ये इलेक्शन भी लड़ा था, कई सारी तकरीरें हुई, कई सारे कैंपेन के दौरान बातें हुई, कहा था कि अगर मोदी साहब दोबारा आते हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर हम वो हिस्सा वापस लाएंगे। अब तो साल पूरा होने जा रहा है। मैं इसलिए ये बात करता हूँ कि अगर वापस लाना ही है तो बातचीत के ज़रिए शायद और कोई चारा है नहीं, और अगर बातचीत से आप ला सकते हैं उसके लिए माहौल बनाना होगा। बातचीत से आ सकता है, पर वो तो आप उन लोगों से कहिए ना जो ये बात करते हैं। वो तो कहते हैं कि पीओके के लोग कहेंगे कुछ दिन में कि हम भारत का हिस्सा होना मैं भी उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी तक तो मैंने वो आवाज़ें नहीं सुनी, शायद आपने भी नहीं सुनी होंगी। ऐसी आवाज़ मैंने तो वहाँ से आते हुए नहीं सुनी। उमर साहब, आपने जब ओथ आपका हुआ उसके बाद से हमने देखा थोड़ी तेज़ी आई आतंकी हमलों में। आपकी तरफ से कंडेम भी किया गया उन अटैक्स को, आपके फादर की तरफ से ये कहा गया कि ये सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है। कौन डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करे? मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इन हमलों का हमारी हुकूमत पे, मतलब हमारी हुकूमत का, इलेक्टेड गवर्नमेंट का इन हमलों के साथ कोई लेना देना नहीं। हम चाहते हैं कि हालात को सुधारने में हमारा रोल हो, लेकिन फ़िलहाल नहीं है। अगर ये हमले हो रहे हैं, ये एक यूनियन टेरिटरी में हो रहे हैं, सुरक्षा की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की है, पुलिस का कमांड और कंट्रोल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में होता तो शायद हम कुछ और करते, लेकिन फ़िलहाल जब तक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, रियासत का हम इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि रियासत का वादा प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर सबों ने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ किया है। लेकिन जब तक रियासत का दर्जा हमें नहीं मिलता, फ़िलहाल यूनियन टेरिटरी है। इन हमलों के लिए ज़िम्मेदार या इन हमलों को रोकने की ज़िम्मेदारी मेरी नहीं है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की है। कैसे रिश्ते चल रहे हैं आपके एलजी साहब से? बीच बीच में मुलाकात हो जाती है। कामकाज ठीक चल रहा है? देखिए, अब एक नया सिलसिला है, समझने में टाइम लगता है। मुझे लगा था कि शायद इसको समझने में हमें ज़्यादा वक्त लगेगा, लेकिन आने के बाद अब लग रहा है कि हमसे पहले जो वहाँ पे थे उन्हें ये नया सिस्टम समझने में और इसमें काम करने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है। एलजी साहब को मतलब? मैं नाम लेके तो नहीं कह रहा हूँ, मैं क्योंकि आप एक फुल स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और अब बदली हुई। मैं फ़िलहाल इस निज़ाम में काम कर सकता हूँ अगर के जो हमें जिम्मेदारियां आइन या JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत सौंपी गई हैं, हम उन जिम्मेदारियों को समझें।
जहाँ मेरे बाउंड्रीज़ हैं मैं अपने बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करूं, जहाँ दूसरे के बाउंड्रीज़ हैं वो अपनी बाउंड्रीज़ जो हैं उनके तहत काम करें। मैं एलजी साहब के काम में दखल नहीं देता हूँ, ना देने का कोई इरादा रखता हूँ। वो देते हैं? उन्होंने दखल दिया है अभी तक क्या? ये बातें जब होम मिनिस्टर साहब से मेरी मुलाकात होगी, पहले उन्हें ये जो मैं कहना चाहूँगा उनके सामने रखूँगा, फिर अगर मौका मिलेगा आपसे बात करने का तो फिर आपसे भी कर लूँगा। आपकी मुलाकात अपने पद को संभालने के बाद प्रधानमंत्री से हुई है, होम मिनिस्टर से भी हुई है। आपने जाहिर है कि फुल स्टेट वाली बात अपनी रखी हो सामने। क्या पॉजिटिव रिस्पांस रहा है उनकी तरफ से? रहा, इनकार नहीं किया। इनकार नहीं किया, मैं उस चीज़ को एक पॉजिटिव रिस्पांस मानता हूँ। होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि वो अब कंसल्टेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू करेंगे रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस लौटाने में, और कॉन्फिडेंट तो हमें रहना चाहिए क्योंकि बार बार इस चीज़ का वादा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया गया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद जम्मू में आके, कश्मीर में आके, पार्लियामेंट में बात करके, होम मिनिस्टर साहब ने भी कई मरतबा ये यकीन दिलाया है कि जम्मू कश्मीर को पूरा फुल स्टेटहुड, और तो और 1 साल 3 दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट में 370 को लेके बहस चल रही थी तो उस दौरान भी सुप्रीम कोर्ट को ये यकीन दिलाया गया है कि जम्मू कश्मीर को फुल स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना फैसला सुनाया, एक चीज़ में वक्त की पाबंदी रखी कि इलेक्शन जो हैं वो 30 सितंबर तक होने चाहिए, और हुए। मैं मान के चलता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने वक्त की सीमा नहीं रखी होती इलेक्शन के लिए, आज मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ के आपसे बात नहीं कर रहा होता, इलेक्शन नहीं होते। क्योंकि कुछ लोग जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं चाहते थे, शायद कुछ लोग यहाँ दिल्ली की हुकूमत में भी नहीं चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इलेक्शन टालने का कोई बहाना नहीं दिया। बदकिस्मती से जहाँ इलेक्शन के लिए एक वक्त की सीमा रखी गई, वहाँ स्टेटहुड के लिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एट द अर्लीस्ट, एज सून एज पॉसिबल। अब हम तो मान के चलते हैं कि ना 1 ईयर इज़ इनफ फॉर एज सून एज पॉसिबल। एज सून एज पॉसिबल के लिए कितना वक्त चाहिए आपको? 1 साल काफ़ी है। अब पहल होनी चाहिए। पर जो लोग नहीं चाहते थे कि हो, उनका नाम आप नहीं लेना चाहेंगे? लेने का क्या फ़ायदा? इलेक्शन हुए, नहीं हुए होते तो शायद लेना पड़ता, लेकिन इलेक्शन हो गए ना। और अगर ये इस तरीके से नहीं इसका रास्ता निकला तो आप फिर कोर्ट की तरफ से चाहेंगे? मैं धमकी देने की आदी नहीं हूँ। उमर साहब, एक और तबका है जिसके लिए कि बात बहुत हुई, कश्मीरी पंडित्स वापस कैसे वो आ सकते हैं, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए, रिलोकेशन के लिए बीजेपी ने भी कहा 2014 से, पर कुछ निकला नहीं है अभी तक उसमें। क्या उमर अब्दुल्ला का एज अ सीएम कोई प्लान है कश्मीरी पंडित्स को वापस घर लाने के लिए? उनको वापस आना चाहिए, लेकिन वापस आने के लिए उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता। कश्मीरी पंडित जम्मू में बसे, बाकी जगहों में बसे, कश्मीर को छोड़ के, क्योंकि उनकी जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, वो सुरक्षा का जो एहसास, वो उनसे छीना गया। इट वॉज स्नैच्ड अवे फ्रॉम देम। जब तक उन्हें हम वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी वापस नहीं लौटाते, ये उम्मीद करना कि वो अपने घर या कश्मीर में कहीं और बसने के लिए तैयार होंगे, वो नहीं होगा। और जैसे मैंने पहले एक सवाल के जवाब में आपसे कहा, फ़िलहाल बदकिस्मती से सुरक्षा का जो इंतज़ाम है वो मेरी ज़िम्मेदारी है नहीं। जिस दिन होगी हम मुकम्मल कोशिश करेंगे कि कश्मीर के हालात इस हद तक बेहतर हों कि कश्मीरी पंडित जो आना चाहेंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब जो निकले वो वापस आएंगे, कुछ वापस नहीं आना चाहेंगे, लेकिन जो आना चाहेंगे वो आ सकें। मेरा ख्याल है देश के इकलौते मुस्लिम मुख्यमंत्री होने के नाते और देश के मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट के भी मुख्यमंत्री होने के नाते आपकी राय उन बातों पर क्या है जो इस समय देश में चल रही हैं, जो मस्जिदों के सर्वे कराकर और उसके बाद वहाँ पर मंदिरों की तलाश की बात हो रही है, उस पर आपके अपने विचार क्या हैं? अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाया और ठीक किया।
रोक लगा। अब अलग अलग अदालत, अलग अलग जज जो हैं अपने अपने फैसले सुना देते। बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट इस सारे चीज़ का जायज़ा लेके एक जजमेंट ऐसा दे जो सब पे लागू हो। और ये मंदिर ढूंढने का काम ये सिर्फ सताने के लिए किया जा रहा है और कोई इसका मकसद नहीं है। इसके साथ ही जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो वहाँ की माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है, हिंदूज़ के साथ हो रहा है, उस पर आपकी क्या राय? नहीं होना चाहिए। किसी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए, ना बांग्लादेश में, ना इस मुल्क में, ना पाकिस्तान में, ना कहीं और, कहीं पे भी नहीं। जहाँ हम बांग्लादेश को लेके शिकायत करते हैं, वहाँ हमें खुद देखना चाहिए कि हमारे मुल्क में भी क्या हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मुल्क में भी हमारे जो माइनॉरिटीज़ हैं वो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी महसूस कर रहे हैं। रोहिंग्याज़ को लेकर क्योंकि बड़ी संख्या में बसे हुए हैं जम्मू में, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें वहाँ से हटा देना चाहिए। आप कह रहे हैं कि जब तक कोई फैसला ना हो तब तक डिग्निटी के साथ उन्हें ट्रीट किया जाए। क्या वो हमारा फ़र्ज़ नहीं है? आखिरकार अगर वहाँ बसे हैं तो फ़िलहाल अभी तक तो इजाज़त से बसे थे ना। अब बीजेपी कहती है कि उनको वहाँ से हटा दिया जाना चाहिए। कितना वक्त चाहिए उनको? 10 साल तो हो गए ना यहाँ हुकूमत करते हुए, अभी तक क्यों नहीं हटाया? 2015 से किसी न किसी सूरत में जम्मू कश्मीर में बीजेपी की ही सरकार रही है। पहले पीडीपी के साथ 2018 तक और उसके बाद राजभवन के ज़रिए। आज भी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब वहाँ पे हैं, किस तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं, किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? बीजेपी से। तो अगर इनको हटाना है, आप हटाते क्यों नहीं हो? रोका किसने आपको? हुकूमत वहाँ पे भी आपकी थी, यहाँ पे भी आपकी है, हटा देते। अब नहीं किया। जब तक नहीं करते हो तब तक कैसे हम उनको ठंड से मार डालें? उनका पानी बंद करें, उनको भूखा मारें? कुछ तो मतलब फिर हम इस बात पे फिर हम माइनॉरिटीज़ पे ही आ जाते हैं ना। हैं तो वो माइनॉरिटीज़, उठा के वापस अपने मुल्क में भेज दीजिए। लेकिन जब तक भेजते नहीं हो तो कम से कम हमारी जिम्मेदारी है कि उनको जिंदा तो हम रखें। आपकी सरकार से ही जुड़ा एक सवाल जानना चाहती हूँ आपसे। अभी आपका कैबिनेट गठन हुआ था, क्या उसका आप थोड़ा विस्तार करेंगे? अभी कैबिनेट एक्सपेंशन फिलहाल नहीं। वैसे भी यूनियन टेरिटरी में गुंजाइश कम है। मुख्यमंत्री को लेके हम सिर्फ 9 मिनिस्टर बना सकते हैं और कैबिनेट फॉर्मेशन में हमेशा ये रहता है, जैसे आज महाराष्ट्र में भी इतनी बड़ी कामयाबी के बाद फ़िलहाल काबिना पे मंजूरी नहीं हो रही है। एक अनार 100 बीमार वाला हाल होता है। है आपके पास देने के लिए सिर्फ 8 पोस्ट, मांगने वाले 40 से ज़्यादा। पर कांग्रेस पार्टी आना चाह रही है अब मंत्रिमंडल में। कांग्रेस ने खुद कहा है कि जब तक जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा नहीं मिलता वो हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। मतलब यही वजह है सिर्फ? अगर इसके अलावा कोई वजह है तो फिर आपको अलग से कांग्रेस से पूछना होगा। मुझसे तो उन्होंने यही कहा कि तो हम रियासत का वेट कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर पूरे ऑल ओवर पूरे देश में ही ये चर्चा भी चल रही है और बहुत ज़ोर शोर से ये मांग भी उठी कि, और ममता बनर्जी ने खुद अपनी तरफ से कहा, लीडरशिप रोल के लिए लेके। आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन को अगर एक एक्चुअल चैलेंज देना है एनडीए को, तो जो बागडोर है वो ममता बनर्जी या किसी और नेता के हाथों में होनी चाहिए? ये फैसला मिल बैठ के हमें करना होगा और मीडिया के ज़रिए हम ये कर नहीं सकते। इंडिया ब्लॉक की मीटिंग होनी चाहिए, उसके जो तमाम हिस्सेदार हैं वो मिल बैठ के वहाँ बात करें और फिर तय करें लीडर कौन होना चाहिए। हमने इससे पहले भी कोशिश की थी कन्वीनर के तौर पे नीतीश कुमार जी को बनाने के लिए। उस वक्त कुछ जो हमारे अभी भी मेंबर हैं वो उस पर राज़ी नहीं थे और उठ के फिर नीतीश कुमार जी चले गए और वापस एनडीए के साथ जो है अपना रिश्ता बनाया। शायद उस वक्त अगर हमने नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाया होता वो आज भी इंडिया ब्लॉक के ही एक मेंबर होते। लेकिन चलिए जो हुआ सो हुआ। अब आगे जाके इंडिया ब्लॉक की लीडरशिप या इसमें क़यादत में कोई तब्दीली लानी है
ये हमें मिल बैठ के तय करना होगा। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस मुल्क में दो ही पार्टियां हैं जिनका नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट पूरे मुल्क पे एक फुटप्रिंट है, एक बीजेपी, एक कांग्रेस, और कोई पार्टी है नहीं। और कांग्रेस ने तमाम मुश्किलात के बावजूद हाल ही में जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुए 100 से ज़्यादा मेंबर पार्लियामेंट जो हैं अपनी 99 के आसपास जो है पार्लियामेंट मेंबर जितवाए। इन हालात में आप ये तय करो कि कांग्रेस का जो है ऑपोजिशन का लीडरशिप रोल नहीं बनता, ये गलत है। पर ये आपस में डिसाइड होना चाहिए। मैं फिर ये कहूँ कि मिल बैठ के हमें ये तय करना चाहिए। बदकिस्मती की बात यह है कि हम मिल के बात नहीं करते, हम मिलते नहीं हैं। हम इससे पहले मिले थे इलेक्शन के नतीजों के फ़ौरन बाद, जब खरगे साहब ने हमें अपने घर बुलाया था। उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई है इंडिया ब्लॉक की। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की बातें जो हैं फिर खुल के सामने आएंगी। अशरफ वानी आपके साथ साथ ही आए हैं कश्मीर से, तो एक माइक उन तक प्लीज़ आप भेज दीजिए। तब तक मैं एक चीज़ आपसे और उमर अब्दुल्ला जी पूछना चाहती हूँ, वो ये कि आपके वादों में बिजली का भी बड़ा जिक्र था, पर बिजली की कमी जितनी वहाँ पर है, जितनी पावर कट से लोग तो जन्नत देखते हैं, ये खूबसूरत तस्वीरें देखते हैं, लेकिन ग्राउंड पे लोग कहते हैं कि बिजली की बड़ी समस्या है। बिजली की समस्या हमेशा रहती है। आप कुछ कर पा रहे हैं? सर्दियों में कश्मीर में और गर्मियों में जम्मू में, और कोशिश की जा रही है कि बिजली के निज़ाम को हम बेहतर करें। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारे जो AT&C लॉसेस जो हैं, ट्रांसमिशन लॉसेस, लगभग 50% से ज़्यादा हैं। तो हर रुपया जो मैं बिजली ख़रीदने पे इस्तेमाल करता हूँ, उसमें से 50 पैसे से ज़्यादा जो है मेरा नुकसान है। हमें ये कम करना होगा। वहाँ पे आम तौर पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन का जो निज़ाम है उसमें ख़राबी है, उसको ठीक करना होगा। जहाँ लीकेजेस हैं सिस्टम में, उनको ठीक करना होगा। बिजली हम ख़रीद सकते हैं, मैं आज भी और बिजली ख़रीद सकता हूँ, लेकिन मेरी जम्मू कश्मीर की माली हालत जो है इतनी ख़राब है कि जब तक हम इन लॉसेस को कम नहीं करते, 24 घंटे बिजली फराहम करना फ़िलहाल हमारे बस की बात नहीं है। अशरफ, के चुनाव कवर किए पूरी तरह से, किसी को ये इतना भरोसा नहीं था कि आपकी पार्टी इतना बेहतर करेगी। डिसाइसिव मैंडेट जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिया। ख़ास तौर से अगर हम कश्मीर की बात करें, जो जितने भी पुराने चुनाव हुए, न इतनी पार्टियां थी, न इस लेवल का प्रचार था, ना बीजेपी का इतना इन्फ्लुएंस था जम्मू कश्मीर में, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर के लोगों ने, ख़ास तौर से कश्मीर के में ज़्यादा आप चुनाव लड़े, वहाँ के लोगों ने आपको वोट दिया और आपके कैंडिडेट्स को जिताया। आपने कुछ वादे चुनाव से पहले किए जिनको काफ़ी सीरियसली वहाँ के लोगों ने लिया। उसमें प्रमुखता से था 370 की वापसी, मतलब जो हुआ है उसको आप रिवर्ट करेंगे। दूसरा, कुछ 100 यूनिट बिजली फ्री। तीसरा था कि 2 लाख के करीब रोज़गार, जितने भी पोस्ट हैं गवर्नमेंट में, वो आप भर देंगे। और चौथा था स्टेटहुड, वो हम होम मिनिस्टर से यहाँ सवाल पूछेंगे अभी कुछ देर बाद, वो कब तक वो दे देंगे। तो उनमें से 2 महीने आपकी सरकार को हुई है, हर पहलू पे क्या पेशरफ्त आपकी सरकार ने की, आपने एज ए चीफ मिनिस्टर, तो उस पे आप क्या जम्मू कश्मीर की जनता को कहना चाहेंगे? जहाँ तक मंशूर में हमारे वादे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ रहे हैं, मैं जानता हूँ आपको बड़ी बेसब्री है, आपके जो मीडिया के साथी हैं उनको बड़ी बेसब्री होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमें 5 दिन की हुकूमत नहीं दी, 5 हफ्ते की हुकूमत नहीं दी, 5 महीने की हुकूमत नहीं दी, 5 साल की हुकूमत दी। और हमने ये कभी नहीं कहा कि हम 5 दिन के अंदर अंदर सारा कुछ कर लेंगे। हमें 5 साल का अरसा दिया हुआ है, हम अपने तमाम वादे जो हैं वो पूरे करेंगे। अब जहाँ तक आपने 370 वाली बात छेड़ी, हमने ये कभी नहीं कहा कि इस हुकूमत के दौरान 370 को हम दोबारा बहाल करेंगे। हमने कहा हम ये मुद्दा ज़िंदा रखेंगे, और मुद्दा ज़िंदा रखने के लिए असेंबली में हमने रेजोल्यूशन, करारदाद एक पास कराई। जहाँ तक बिजली के हवाले से आपको मालूम है, हमने पिछले दिनों ये बात लोगों को क्लियर किया है कि जो मुफ्त बिजली की यूनिट्स हमने फराहम करनी है वो अगले साल मार्च के महीने से हम शुरू करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल सर्दियों में हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली हम लोगों को पहुंचाएं। मुफ्त बिजली जो है हम बाद में पहुंचाना शुरू करेंगे। और जो नौकरियों की बात की, आते ही हमने वैकेंसियाँ जो हैं वैकेंसीज़ उनको रेफ़र करना शुरू किया है, पोस्टों पे लोगों को लगाना शुरू किया है।
मैंने खुद अपने हाथों से डॉक्टरों के ऑर्डर जो हैं उनके हाथ में थमा के उनको रूरल अस्पतालों में जो है पोस्टिंग का काम किया हुआ है। तो शुरुआत की है हमने, और 5 साल में हम अपने तमाम वादे जो हैं उनका रिकॉर्ड लोगों के सामने पेश करेंगे और दोबारा वोट मांगेंगे। एक बहुत बड़ी बात जिसका कई सारे यूथ्स जो हैं कश्मीर की, खासतौर से हज़ारों में उनकी तादाद है, जो देश के अलग अलग जेलों में, जब आपको भी जेल में रखा था, 370 हटा था जम्मू कश्मीर में, वो तब से बंद पड़े हैं। उसको लेकर कहीं पर आपकी बातचीत हुई है कि उनको जो एमनेस्टी देने का भरोसा दिया था सभी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर में बीजेपी को छोड़कर, उस पर क्या कोई बात हुई है? बात हुई है, लेकिन आखिरी फैसला जो है वो उस हुकूमत के हाथ में है जिसके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, और फ़िलहाल आप भी जानते हो यूटी में वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास है। रियासत बनते ही इस पे पेशरफ्त होगी। तो जाते जाते ये बता दें कि जब आप जीते थे उस समय सर टाइम अप हो गया है, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी सर, ये You have no role for the control of terrorism. So Sorry, I can't, what? About the terrorism, that you are not, I mean, this is the this is the Lieutenant Governor's action, is responsibility. तो मेरा सिर्फ ये था कहने का मतलब कि देखिए आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लोगों में आपका जो है पैंट ज़्यादा है, जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं वो बहुत सपोर्ट देते हैं टेररिस्ट को, जैसे कि वो लॉजिस्टिक सपोर्ट है या सर शॉर्ट में रख लीजिएगा टाइम। तो उसमें जो है आपका रोल हो सकता है। ये कैसा रोल आप बताइए, कैसा? आप जो हैं और जो वहाँ पे जनता है और जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं वो जनता में से ही हैं, तो उनके थ्रू जो है उसमें जो इलेक्टेड गवर्नमेंट का सहयोग हो सकता है। मैं ये आपसे जानना चाहती थी कि जैसे ही आपने जीत हासिल की थी यहाँ पे, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने कहा था कि एक्सपीरियंस नहीं होगा आपको, आप उनसे टिप्स ले लें कि कैसे एलजी के साथ एक हाफ स्टेट चलाया जाता है। क्या कोई टिप्स उन्होंने दिए थे आपको? फ़िलहाल अरविंद केजरीवाल जी से मेरी कोई इस सिलसिले में बात हुई नहीं। हमारा और उनका जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है लेफ्टिनेंट गवर्नर के दौरान, हमारा और दिल्ली का अलग है, और सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि दिल्ली को कभी फुल स्टेटहुड का वादा किया नहीं गया है, हमारे साथ वो वादा किया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब आपका इस तरह का समिट होगा तो जम्मू कश्मीर एक यूटी नहीं होगी, जम्मू कश्मीर एक फुल फ्लेज रियासत होगी। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। थैंक यू।